So hello everyone, welcome back to the Ratan Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our चरक संहिता सीरीज। तो चरक संहिता सीरीज स्टार्ट की हुई है हम लोगों ने और हम लोग पहुंच चुके हैं षड विरेचन शताश्रुति अध्याय के दूसरे लेक्चर पे। तो आज हम लोग को कवर करना है क्या 50 महाकसाय और 500 कसायों के बारे में पढ़ना है। तो मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि भूमिका रख दी थी कि कैसे 500 क्लास है, कैसे क्लासिफाई वगैरह होते हैं और कैसे इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से, उनके कर्म के हिसाब से। तो 50 महान कसाय पढ़ने हैं और 500 कसाय पढ़ने हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर और इसके बाद से हम लोगों ने इसमें सबसे पहले 600 वमन विरेचन योग देखे। तो 600 वमन विरेचन योग के अंतर्गत क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो वमन योग हम लोगों ने टोटल 355 देखे थे, जिसमें मदन जी धावक आ रहे थे और इनके इतने कॉम्बिनेशन बना रहे थे हम लोग। विरेचन योग 245 देखा और कुल मिला के वमन प्लस विरेचन द्रव्य मिला के टोटल हम लोगों ने 600 योग देखे। फिर इसके बाद हम लोगों ने विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रयों के बारे में देखा। तो क्या क्या था। एक हम लोग पेड़ को इमेजिन कर रहे थे और पेड़ को इमेजिन में से उसमें लेटेक्स मिल सकता है, मूल होती है, बिना रूट के पेड़ होगा ही नहीं। त्वक होता है तो उसकी एक बार्क होगी। फिर पत्र होगा, पत्र यानी कि लीव्स होगी। पुष्प यानी कि पेड़ में फ्लावर्स लगेंगे, पेड़ में फल लगेंगे। तो ये सारे जितने भी चीज थे, इतने सारे प्लांट्स हम लोग जो थे यूज कर रहे थे अपने कॉम्बिनेशन में फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। फिर पंच कषाय योनिया हम लोगों ने पढ़ा। तो पंच कषाय योनिया में क्या था, मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय। इसमें लवण कषाय को हम लोगों ने नहीं लिया था। फिर पंचविध कषाय कल्पना की बात किया तो उसमें सबसे पहला आ रहा था स्वरस। स्वरस में द्रव्य को यंत्र से निचोड़कर डायरेक्ट निकाल रहे थे। फिर हम लोगों ने कल्क यानी कि पेस्ट बनाया। फिर हम लोगों ने क्वाथ बनाया यानी अग्नि में इसको इसको उबाल लिया। फिर हम लोगों ने शीत यानी कि कोल्ड इन्फ्यूजन करा दिया और बाद में भिगोकर सुबह छान लिया। फिर फांट में हम लोगों ने हॉट इन्फ्यूजन करा लिया और ऐसे ही लास्ट में हम लोगों ने इसको छान लिया। तो ये था हम लोग की पंचविध कषाय कल्पना, स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत, फांट। उसके बाद से हम लोगों ने बल का नियम देखा। तो बल में सबसे ज्यादा बलवान स्वरस था। जब डायरेक्ट जूस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है बलवान होगा ही। फिर उससे कम था कल्क, उससे कम क्वाथ, उससे कम शीत, उससे कम फान। तो ऐसे याद भी सीक्वेंस में ही रखना, तो बल का नियम अपने आप याद हो जाएगा। फिर उसके बाद से 50 महाकषाय हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग को टोटल जो है वो 500 कषायों को 50 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। अब 500 कषाय मतलब कि 500 अलग अलग औषधियां हैं। तो देखो औषधियां जो होंगी वो रिपीट होंगी। रिपीट क्यों होंगी? क्योंकि इसको हम लोग कर्मों के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो 500 कसायो यानी कि टोटल समझ लो कि 500 हम लोग 500 द्रव्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इनका जो है वो 10-10 का ग्रुप बनाया गया है। यानी 500 कसायों को 10-10 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। तो टोटल हम लोग के पास 50 वर्ग मिल गए हैं। तो ये जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं ये 50 वर्ग हैं। बृहड़ी हो गया, जीवनी हो गया, बृहड़ी हो गया, लेखनी, भेदनी, संधानी, दीपनी, ऐसे कर करके ये जो ब्लू कलर में लिखे गए हैं ये 50 जो है वर्ग हैं। अब इनको जो है इनको भी जो है एक एक ग्रुप में रख दिया गया है। जैसे 6 का ग्रुप बना के जीवनी, बृहणी, लेखनी, भेदनी, संधानी, दीपनी, इन 6 का ग्रुप बना के एक षटक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। याद करने के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बल्य, वर्ल्य, कंठ, हृदय आ गया तो एक चतुष्क वर्ग में। लास्ट में घ्न 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 वाली चीज है, तृप्तिघ्न, अर्शोघ्न, कुष्ठघ्न, कंडुघ्न। तो इन सारे को मिला के एक षटक वर्ग बना दिया गया है। ऐसे ये ग्रुपिज्म कर दिया गया है। तो अब ये जो 50 वर्ग बनाए गए हैं, 50 वर्ग, ये सारे 50 वर्ग, इनको इंडिविजुअली हम लोग पढ़ते जाएंगे कि इन जैसे जीवनी में कौन कौन सी 10 औषधियां रखी गई हैं, बृहणी में कैसे कौन कौन सी 10 औषधियां रखी गई हैं। तो आ जाओ स्टार्ट ही कर देते हैं और महाकसायों के विस्तृत वर्णन की विस्तृत वर्णन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला जो वर्ग था कौन सा था हम लोग के पास, जीवनी आदि 6 वर्ग। तो ये षटक वर्ग था, इसमें जीवनी, बृहणी, लेखनी, भेदनी, संधानी, दीपनी आ रहा था। तो सबसे पहले इस वर्ग से स्टार्ट करते हैं और इनके द्रव्यों के बारे में, इनके जो कषाय हैं इनको पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है जीवनी आदि 6 वर्ग। तो सबसे पहला है जीवनी। तो जीवनी के अंतर्गत कौन कौन से द्रव्य आ जाते हैं। तो जीवक हो गया, ऋषभक हो गया, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्रपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, मुलेठी। तो इसको दो दो का पेयर बना के याद कर सकते हो। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्रपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, मुलेठी। या जीवंती मधुक भी याद कर सकते हो। ध में याद कर, ध में देखना कौन सी मात्रा है, छोटी छोटी ऊ की मात्रा रहेगी तभी ये मुलेठी होगा।
तो देखो, तो ये था जीवनी। तो जीवनी का मतलब क्या हो गया? तो जो द्रव्य जीवन के लिए हितकर हो उसे जीवनी कहते हैं। यानी कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ के लिए, लाइफ को सस्टेन करने में हेल्पफुल होंगे। तो कुछ लोग इसको क्या क्या कहते हैं कि ये जो लाइफ है इसको रिस्टोर करता है, पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। इसके साथ साथ कुछ लोग इसकी तुलना जो है वो मल्टीविटामिन आदि से करते हैं, कि जैसे मल्टीविटामिन वगैरह मार्केट वगैरह में आ गए हैं, इनकी कमी जो है इन सारी चीजों से पूरी हो जाती है। तो जीवनी यानी कि टोटल कुल मिला के जीवन के लिए हितकारी द्रव्य है। तो इनके अंतर्गत जीवक हो गया, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्र पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, मधुकमिति। तो मधुक भी आ जाता है इनके अंतर्गत। तो ये दो ऐसे याद कर लो। देखो याद रहेगा तो तुम लोग को कैसे रिलेट कर सकते हो? तो जीवनी जीवक से चालू होगा, याद कर लो। फिर जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्र पर्णी, मांस पर्णी, ऐसे ऐसे करके तुम लोग लिख सकते हो। फिर ब्रीहणी, ब्रीहणी के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से द्रव्य आ रहे हैं। तो छीड़ी, राजछवक, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रोदनी, भारद्वाजी, पयस्या, ऋष्यगंधा। तो इसमें हो सकता है बहुत सारे डिजीज को तुम लोग पहचान नहीं रहे हो। जैसे भरद्वाजी लिखा हो गया है, तो भरद्वाजी में भरद्वाजी का मतलब वन कपास से लिया जाता है। फिर पयस्या हो गया, विदारी कंद हो गया, पयस्या को विदारी कंद से रिलेट किया जाता है। तो अगर नहीं पहचानते हो तो ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि श्लोक्स में ये सारे वर्ड दिए गए हैं। तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा। चीड़ी, राजछवक, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रौदिनी, भारद्वाजी, पयस्या और ऋष्यगंधा। ये जो है तुम लोग के बृहणी महाकषाय है। तो बृहणी महाकषाय के अंतर्गत क्या होता है कि जो बृहद द्रव्य जो होता है वो रस आदि धातुओं को बढ़ाकर शरीर में स्थूलता उत्पन्न करता है। यानी कि जितने भी रस आदि धातु हैं उनकी वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है। तो शरीर जो होता है स्थूल हो जाता है, शरीर फूलने लगता है। इसके साथ साथ ये जो बृहणी द्रव्य होता है, शरीर में हम लोग के मांस धातु होती है, तो मांस को अधिक ज्यादा प्रमोट करता है, तो मांस को बढ़ाता है। तो मांस के प्रमोशन से क्या हो जाता है? व्यक्ति का वेट गेन होने लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति अति कर्ष है, यानी कि बहुत पतला ही हुआ जा रहा है, तो वो इन सारे जो है द्रव्यों का सेवन कर सकता है, इन सारे कषायों का उपयोग कर सकता है, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, बृहणी यानी कि धीरे धीरे उसकी मांस धातुएं आदि बढ़ने लगेगी, और जो है अपनी जो शेप है वो गेन कर लेगा। फिर आ जाता है लेखनी। लेखनी महाकषाय का मतलब हो गया कि इसमें क्या हो जाता है कि शरीर जो होता है वो दुबलापन होने लगता है। शरीर दुबलापन होने लगता है, शरीर हल्का होने लगता है, यानी कि कुल मिला जुला के लघुता आने लगती है शरीर में। लघुता कैसे आती है? तो ये वायु और अग्नि तत्व दोनों ही शोषक होते हैं, और पृथ्वी जल जो होता है इसके विपरीत गुण होता है, मांस धातुओं को सुखाते हैं। तो कुल मिला जुला के समझ लो कि ये इनके अंतर्गत जो ये द्रव्य वगैरह है लेखनी वाले, इनके अंतर्गत जो है वायु और अग्नि तत्व की अधिकता होती है। तो वायु और अग्नि तत्व जो होता है वो कफ को जो कम करते हैं, और इसके साथ साथ पृथ्वी के अपोजिट चलते हैं। ये थोड़ी सी डीप डीप जा रहा है मैं समझाने के लिए कि कैसे वर्क करता है। तो लेखनी जो है इसमें अग्नि और वायु की अधिकता हो गई, तो ये क्या करते हैं कि मांस धातु को सुखाने लगते हैं। तो कुल मिला जुला के ये बृहणी जो थे मांस धातु को प्रमोट कर रहे थे, मांस धातु को बढ़ा रहे थे, जिससे हम लोग का वेट गेन हो रहा था। और लेखनी में क्या हो रहा था, ये मांस धातु पे अपोजिट काम कर रहा है, उसको कम करने लग रहा है। समझ रहे हो डिफरेंस? तो ये कम करने लग रहा है, तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो पतला होते चला जाएगा। तो यानी कि अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है, अगर व्यक्ति को सही करना है, तो ये सारे जो है लेखनी आदि चीजों का जो है उपयोग कराया जा सकता है, जिससे शरीर जो है वो क्रिस हो जाए, पतला हो जाए। तो इनके अंतर्गत जो है मुष्ट हो गया, कुष्ठ हो गया, हरिद्रा हो गया, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरबिल, हेमवती। हेमवती यानी सफेद वज। इन सारे जो है वो द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है भेदनीय। तो भेदनीय में क्या कौन कौन से द्रव्य आ जाते हैं? तो सुवहा सुवहा हो गया, अर्क हो गया, उर्बुक हो गया, अग्निमुखी हो गया, चित्रा हो गया, चित्रक हो गया, चिरबिल्ब हो गया, शंखिनी, शकुलादनी, स्वर्ण छिड़ी। तो ये सारे जो कंटेंट थे वो भेदनीय कषाय के अंतर्गत आ रहे थे। तो भेदनी कषाय का मतलब क्या हो गया? तो भेदनी कषाय में जो शरीर से मल और दोषों को भेदन करके जो है वो शरीर से बाहर निकाल दे। तो इसमें देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ मल को निकालता है, तो रियल में देखो मल को निकालता है। जैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह वाली दिक्कत है, तो मल इकट्ठा हो गया, तो उस मल को जो है भेद के ये सारी चीजें निकाल देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ भेदनी का मतलब हुआ कि दोषों को भी शरीर से बाहर निकाल देना। यानी कि जो भी दोष आदि जो बॉडी के अंदर बड़े बढ़े हुए हैं, उन सारी चीजों को शरीर से बाहर निकाल देना, और शरीर की शुद्धि हो जाए। तो कुल मिला जुला के अगर विरेचन की बात किया जाए, तो श्रेष्ठ विरेचन वही है जिसमें पुरुष तो निकले, लेकिन पुरुष के साथ साथ पित्त, कफ और वायु इसी क्रम में दोष भी निकल जाए। इसके साथ साथ
स्रोतों की शुद्धि भी हो जाए, यानी कि स्रोतस वगैरह है सब सही हो जाए, लेकिन कोई उपद्रव नहीं हो, यानी कि कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हम लोग को सामने देखने को नहीं मिले। इसके साथ साथ अग्नि दीप्त हो, भूख लगनी चाहिए, अग्नि प्रज्वलित हो जानी चाहिए, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो सारी चीजें पचनी चाहिए। इसके साथ साथ शरीर में शक्ति आनी चाहिए, और लघुता और प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। तो लघुता यानी कि जब स्टूल पास हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लघुता शरीर में आएगी, और इसके साथ साथ जो है वो प्रसन्नता का भी अनुभव होता है। तो ये कुल भेदनी के साथ साथ जो भी विरेचन वाली चीजें थी वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। तो भेदनी का मतलब सिर्फ मल का भेदन करके शरीर से बाहर निकालना ही नहीं होता है, तो उसके साथ साथ दोषों का भी भेदन करके शरीर से बाहर निकाल देना होता है। फिर संधानी की बात किया जाए तो संधानी के अंतर्गत कौन कौन से द्रव्य आ जाते हैं। वेदनी के द्रव्य तो मैंने बता ही दिया, सुवाहा हो गया, अर्क हो गया, उर्बुक हो गया, अग्निमुखी हो गया, चित्रा हो गया, चित्रक हो गया, चिरबिल्ब हो गया, शंखिनी हो गया, शकुलादनी हो गया, स्वर्ण छेदी हो गया। फिर संधानी की बात किया जाए तो संधानीय में आ जाता है मधुक हो गया, मधुपर्णी हो गया, कृष्णपर्णी हो गया, अम्बष्ठकी हो गया, समंगा यानी मजीठ, मोचरस, धातकी, लोद्र, प्रियंगु और कठफल। ये सारे जो द्रव्य है वो संधानी के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है कि सर संधानी होता क्या है। तो भग्न या कहीं देखो कट वगैरह लगा हुआ है, तुम लोग को सिंपल शब्दों में समझो कि कट वगैरह लगा हुआ है, या फिर मांसपेशी वगैरह में कहीं कट वगैरह लग गया है, मांसपेशी वगैरह में रेडनेस वगैरह आ रहा है। इसके साथ साथ अस्थि अस्थि यानी कि कोई भी बोन वगैरह में फ्रैक्चर्स वगैरह लाइक कंडीशन है, या बोन वगैरह हल्का फुल्का डिसलोकेट हो गए हैं, या बहुत ज्यादा पेन कर रहे हैं, तो कुल मिला जुला के इन सारे चीजों को, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, इन सारे इंजरी वगैरह में ये जोड़ने में सहायक करता है। नाम में ही तो देखो, नाम में ही संधानी लिखा हुआ है। संधानी संधानी मतलब कि जोड़ने का काम करेगा, हीलिंग का काम करेगा। तो वो चाहे कोई भी है, कटपट लगा हुआ है, मांसपेशियों में दिक्कत है, या फिर अस्थि यानी कि हड्डियों में दिक्कत है, सारे चीजों में जो भी दिक्कत वगैरह आई हुई है उसको ये हीलिंग फैक्टर एज अ गुड हीलिंग फैक्टर काम करेगा। तो ये संधानी के अंतर्गत आ जाता है। फिर दीपनी के बारे में देख लेते हैं, दीपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो दीपनी के अंतर्गत सबसे पहले ड्रग्स देख लो कौन कौन से हैं। पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक। तो मैंने बोला होगा तो तुम लोग को लगा, तुम लोग को सुना सुना सा लग रहा होगा। तो देखो वो है पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरे। तो देखो वही चीज जो है वो यहाँ पे भी है। पंचकोल के अंतर्गत ये सारी चीजें आते हैं, पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरे। नागरे को यहाँ पे श्रृंगवेर बोला है, सोंठ को। फिर ये पंचकोल होते हैं, ये 5 पंचकोल हो गए, और पंचकोल के साथ साथ अम्लवेतस, मरीच हो गया, अजमोदा हो गया, भल्लातकास्थि हो गया, हिंगू निर्यास हो गया। ये सारे द्रव्य जो होते हैं वो दीपनीय होते हैं। दीपनी का मतलब होता है कि जो द्रव्य अग्नि को दीप्त कर आम का पाचन करे, यानी कि अग्नि को दीप्त करके जो भी बचा खुचा जो आम बना हुआ है, आम मतलब कि एक तरीके से जो हम लोग खाए हुए हैं और डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाया है, स्टमक वगैरह वाले एरिया में बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसको आम कहते हैं। तो ऐसे द्रव्य जो अग्नि का दीपन कर आम का पाचन करे उसे दीपन द्रव्य कहते हैं। तो कुल मिला जुला के देखो, अग्नि प्रज्वलित होगी तो हम लोग को क्या होगा, भूख लगेगा। ये पाचन में नहीं हेल्प करेगा, पाचन में तो अलग अलग जो भी जठराग्नि वगैरह वर्क करेगी उस पर डाइजेशन वगैरह होगा, लेकिन ये क्षुधा उत्पादक है, यानी कि भूख लगने में हेल्प करेगा। अग्नि को प्रज्वलित करेगा और तुम्हें अच्छे से भूख लगेगा। तो ये दीपनीय का मतलब ये हो गया। और इनके अंतर्गत घटक मैंने बता दिया, पंचकोल प्लस पंचकोल यानी कि पपली पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरी के साथ अम्लवेतस हो गया, मरीच हो गया, अजमोदा हो गया, भल्ला तक आस्थि हो गया, और हिंगू निर्यास हो गया। फिर नेक्स्ट है जो बल्य आदि वर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बल्य आदि वर्ग में क्या लिखा हुआ है। तो इनके अंतर्गत 4 घटक आते हैं, तो ये 4 का ग्रुप था। यहाँ पे देखो तो एक बार बता देता हूँ। ये राम लोगों ने सबसे पहला षटक वर्ग जो है अभी तक खत्म कर दिया है, जिसके अंतर्गत जीवनी, बृहणी, लेखनी, भेदनी, संधानी, दीपनी। ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, इसके साथ साथ इसके कंटेंट क्या क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग आ जाते हैं चतुष्क वर्ग पे। चतुष्क वर्ग के अंतर्गत 4 महाकसाय आ रहे हैं। 4 महाकसाय कौन कौन से हैं। बल्य, वर्ण, कंठ और हृदय। तो ये क्या क्या वर्क करते हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें आ जाओ एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बल्य। तो बल्य के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं। तो इंद्री हो गया, ऋषभ हो गया, अतिरसा हो गया, ऋष्य, प्रोक्ता, पयस्या, अश्वगंधा, स्थिरा, रोहिणी, बला और अतिबला। तो ये सारे जो है 10 घटक आ रहे हैं इनके अंतर्गत। ये टोटल किस चीज में हेल्प करेंगे। तो ये शरीर का बल जो है इसको बढ़ाते हैं, शरीर के बल को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। देखो ये लिखा तो है बल्य, स्ट्रेंथ प्रमोटिंग, स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, यानी कि कोई भी काम करने में व्यक्ति जो है तुरंत
तुरंत थकेगा नहीं और ज्यादा देर तक जो है वो काम करता रहेगा। और जो है चाहे वो खेल रहा है, कूद रहा है या कुछ भी कर रहा है, यानी कि कुल मिला जुला के स्ट्रेंथ, बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएंगे, तो ये डायरेक्ट ओज पे वर्क करते हैं। तो ओज तुम लोगों ने पढ़ा होगा, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र के बाद आता है ओज। तो ओज पे वर्क करेगा, और ओज मिला के कुल मिला जुला के इसको हम लोग मॉडर्न के हिसाब से इम्यूनिटी से रिलेट कर सकते हैं। यानी कि तुम लोग की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, जिससे कि क्या होगा कि तुम लोग को बल मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, और कोई भी काम जो है करने में आसानी रहेगी। इसमें भी जो है इसके दो वर्ग किए जाते हैं। जैसे एक पहला सामान्य हो जाता है, तो सामान्य के अंतर्गत जो होता है, ये बल्य बल्य आदि जो होते हैं वो अंगों के सभी सभी मतलब पूरी होल बॉडी पे वर्क करते हैं, और पूरी बॉडी के सारे जितने भी अंग वगैरह हैं सबकी शक्ति बढ़ाते हैं। ओज को बढ़ाते हैं, और ओज ओज के बढ़ने के कारण पूरी बॉडी की शक्ति बढ़ जाती है। ये चरक के अलावा मैं बता रहा कि चरक में नहीं लिखा है, इनके टाइप्स के अलावा मैं बता रहा। तो कुल मिला जुला के पहला जो हो गया है सामान्य बल्य, सामान्य बल्य वृद्धि करने वाले। तो ये पूरी बॉडी पे वर्क करेंगे और पूरी बॉडी की चीजों को बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल में कपी कक्षु और शतावरी आता है। इसके साथ साथ कुछ होते हैं जो विशिष्ट विशिष्ट अंगों को बल प्रदान करते हैं। तो विशिष्ट अंगों को बल प्रदान करने वाले में जैसे आमाशय, आमाशय के लिए हेल्पफुल होता है तिक्त द्रव्य। जो भी तिक्त द्रव्य होते हैं वो आमाशय में हेल्प करते हैं। अर्जुन, अर्जुन का तुम लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छा हृदय के लिए होता है। तो ये एक्चुअली जो है हृदय पे वर्क करेगा। अर्जुन मोस्टली जो है हृदय पे वर्क करेगा। तो ये विशिष्ट बल्य जो है बढ़ाने वाली चीजें थी। तो ये कुल मिला जुला के यहाँ पे ये चरक से हटके मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि बल्य क्या होता है। दो टाइप के होते हैं, एक जो है पूरी बॉडी पे वर्क करेगा, और एक जो होता है वो स्पेसिफिक जो है ऑर्गन्स पे वर्क करेगा। तो कुल मिला जुला के जो आचार्य चरक ने बताया उनके अंतर्गत इंद्री ऋषभ अतिरसा ऋष्य प्रोक्ता पयस्या अश्वगंधा स्थिरा रोहिणी बला और अति बला आते हैं। फिर इसके साथ साथ वर्ड, वर्ड यानी कि स्किन कॉम्प्लेक्शन की, स्किन कॉम्प्लेक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है। अब कैसे बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, आ जाओ अभी देखते हैं। सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत घटक द्रव्य कौन कौन से हैं। तो चंदन हो गया, तुंग हो गया, पद्मक हो गया, उसीर हो गया, मधुक, मजिष्ठा, सारीवा, पयस्या, सीता, दुर्वा। सीता यानी दुर्वा और लता। तो ये क्या करता है कि शरीर के वर्ड को जो है वो प्राकृत अवस्था में प्राकृत अवस्था में लाता है। अब मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसा बोलते हैं कि वर्ड का मतलब इन सारे जो है द्रव्यों का प्रयोग करने से आदमी गोरा हो जाएगा, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है। ये कुल मिला जुला के इन जो द्रव्यों का सेवन करने से व्यक्ति अपनी प्राकृत प्राकृत जो अवस्था में उसका जो वर्ड होता है उसको गेन कर लेता है। अब मेरा कॉम्प्लेक्शन ये है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी टोन जो है वो बहुत ज्यादा हाईली ब्राइट हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। मेरी जो प्राकृतिक अवस्था है, अगर मुझे धूप वगैरह में टैनिंग वगैरह हुई है तो उन सारी चीजों में राहत देखने को मिलेगी। अगर मुझे कोई डिजीज वगैरह हुआ है, जैसे कई कई पित्त आदि दोष वगैरह हो जाता है व्यक्ति को, तो पित्त विकार वगैरह हो जाता है, तो उसमें वर्ड की जो है स्थिति जो है चेंज चेंज हो जाती है। त्वचा त्वचा का वर्ड जो होता है वो विकृत हो जाता है। तो कभी कभी पीत हो जाता है, रक्त हो जाता है, नील हो जाता है। यानी कि जैसे तुमने सुना होगा कि पीलिया पड़ गया, तो व्यक्ति का शरीर जो होता है वो पीला पड़ गया है। तो उन सारे कंडीशंस में ये सारे द्रव्य इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर शरीर का जो कलर वगैरह है, पित्त आदि की दुष्टि दुष्टि हो गई है, और त्वचा का वर्ण जो है वो विकृत हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये सारे जो घटक द्रव्य हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको वापस गेन कर सकते हैं। तो ये वर्ड के अंतर्गत आता है। फिर कंठ की बात किया जाए, कंठ यानी कि वॉइस प्रमोटिंग। वॉइस प्रमोटिंग यानी कि जो स्वर को ठीक करने वाले, जैसे कई बार होता है ना कि स्वर विकृत हो जाता है, आवाज वगैरह सही से नहीं निकलती है, तो इन सारी चीजों में ये बहुत हेल्पफुल होता है। और ये क्या करता है, वॉइस प्रमोटिंग, एज अ वॉइस प्रमोटिंग काम करता है। तो जो भी सिंगर्स वगैरह है वो इन सारे जो है द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है। या तुम्हारे पास कोई पेशेंट वगैरह है सिंगर वगैरह से रिलेटेड, तो उनको ये सारी चीजें जो है इनका कंटेंट वगैरह तुम लोग प्रेस्क्राइब वगैरह कर सकते हो। तो इनके अंतर्गत सारिवा हो गया, इक्षुमूल हो गया, मधुक हो गया, पिपली हो गया, द्राक्षा, विदारी, कैटर्य, हंसपादी, बृहति और कंटकारिका। तो ये सारे घटक द्रव्य जो है कंठ में आते हैं। फिर हृदय की बात किया जाए, तो हृदय मतलब क्या होता है कि कार्डिक टोनर की बात कर रहा है। कार्डिक टोनर यानी कि हृदय के लिए अच्छा। देखो कुछ लोग क्या क्या मानते हैं, हृदय को ओज की जो स्थान है उसको हृदय में मानते हैं। और तुम देखो भी तो, अगर हम लोग की पूरी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि हमारा एक ऑर्गन जो है वो हमेशा हमारे लिए धड़कता रहता है। चाहे हम सो भी जाए तो भी जो हृदय है वो हमेशा 24 घंटे काम करता ही रहता है। सिग्नल उसके जनरेट करता ही रहता है, ब्लड को पंप पूरी बॉडी में करता ही रहता है।
तो हृदय को बल प्रदान करने वाले जो द्रव्य होते हैं वो हृदय कहलाते हैं, यानी कि कार्डिक टॉनिक कहलाते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, तो आम्र हो गया, आम्रातक हो गया, लीकुच हो गया, करमर्द हो गया, वृक्षाम्ल हो गया, अम्लवेतस, कुवल बदर, दाड़िम और मातुलुम। तो ये सारे जो कंटेंट है वो हृदय यानी कि कार्डिक टोनर काम करते हैं और हृदय के लिए बहुत हेल्पफुल माने जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड थर्ड ग्रुप पे। तो थर्ड ग्रुप जो है वो तृप्तिग्न आदि वर्ग है। तो तृप्तिग्न आदि वर्ग में सबसे पहला जो है वो तृप्तिग्न महाकषाय है। तो तृप्तिग्न महाकषाय के अंतर्गत सबसे पहले देख लो घटक द्रव्य कौन कौन से हैं। तो पहला है नागर, चव्य, चित्रक, विडंग, मुरवा, गुडुचि, वचा, मुष्ट, पिपली और पटोल। तो तृप्ति जो है वो कफ का एक विकार है। कफ का ही एक विकार जो है वो तृप्ति होता है। यानी कि इसमें हम लोग को फील कैसा क्या क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग को आमाशय जो है वो कफ से भर जाता है। यानी कि आमाशय में कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे हम लोग को ऐसा फील होता है कि पेट भरा भरा सा लग रहा है। और ऐसे जब पेट भरा भरा सा लगेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग को कुछ खाने की इच्छा नहीं रहेगी, और हम लोग को क्या होता है, भोजन से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि तुम लोग के सामने कोई जैसे किसी की फेवरेट फेवरेट जो स्वीट डिश है वो रसगुल्ला है, अगर उसके सामने रसगुल्ला भी रखा जाए तो भी उसको खाने का मन नहीं करेगा और वो ना बोल देगा। हालांकि कभी ये जो व्यक्ति है वो ना नहीं बोलता है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में, यानी कि अगर तृप्ति उससे हो गई है, तो स्टमक वाले एरिया में जो है कफ की वृद्धि हो जाती है, जिससे इसको भरा भरा सा पेट फुल हुआ सा लगता है, तो वो ना बोल देगा रसगुल्ले को भी। तो इसको इसके सप्रेशन के लिए, यानी कि भोजन के द्वेष आदि को हटाने के लिए हम लोग क्या कौन कौन सी द्रव्यों का उपयोग करते हैं। तो नागर हो गया, चव्य, चित्रक, विडंग, मुरवा, गुडची, वचा, मुस्त, पिपली और पटोल का हम लोग यूज करते हैं। तो ये तृप्तिग्न के अंतर्गत आता है। यानी कि हम लोग तृप्ति का नाश कर रहे हैं, यानी कि दोबारा से इसकी भूख को जागृत कर रहे हैं कि भाई खाओ, और कफ वगैरह को दूर कर रहे हैं। अर्शोग्न की बात किया जाए तो अर्श, सबसे पहले जानते हैं अर्श क्या होता है। तो अर्श मेनली पाइल्स वगैरह जो भी होता है, हिमोराइडल्स वगैरह का केसेस वगैरह होता है, पाइल्स वगैरह के केसेस होता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि वेन्स जो होती हैं, वेन्स में ब्लॉकेज हो जाता है और हल्की सी स्वेलिंग टाइप की आ जाती है। जो भी हम लोग का एनएस वगैरह का एरिया रहता है, रेक्टम रेक्टम वाले लास्ट रेक्टम एरिया, और जो भी एनएस का एरिया रहता है वहां पे वेन्स वगैरह लूज हो जाती हैं, जिसके कारण जो है हल्की सी जो एक्सटेंडेड ग्रोथ दिखाई देने लगती है वेन्स वगैरह में। तो इनके नाश के लिए तो अर्श वगैरह में जो कौन कौन से कषाय हैं वो हेल्पफुल हैं। तो कुटज हो गया, बिल्व हो गया, चित्रक, नागर, अतिविषा, अभया, धन्यासक, दारू हरिद्रा, वचा और चव्य, ये अर्श का नाश करते हैं। अब आ जाते हैं कुष्ठग्न पे। कुष्ठग्न यानी कि देखो, कुष्ठग्न कुष्ठ जो है एक तरीके से अलग चीज होती है, लेकिन हम लोग जो कुष्ठ पढ़ने जा रहे हैं इसमें मेनली सारी ही स्किन डिजीज वगैरह आ जाती हैं। तो सारी स्किन डिजीज वगैरह मेनली जो होता है वो टोटल जितने भी स्किन वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो एलर्जी हो, चाहे वो एक्सटेंडेड ग्रोथ हो, या कुछ भी हो, ये सारी चीजें जो है वो कुष्ठ कुष्ठ के अंतर्गत आ जाती हैं। तो कुष्ठ के नाश के लिए कौन कौन सी जो द्रव्य है बताया गया है। तो खदिर हो गया, अभया हो गया, आमलक हो गया, हरिद्रा हो गया, अरुष्कर हो गया, सप्तपर्ण, आरगवत, करवीर, विडंग और जाति प्रवाह। तो ये सारे कुष्ठग्न के अंतर्गत आते हैं। फिर कंडुग्न, कंडुग्न यानी कि खुजली से राहत दिलाने वाले जो कषाय बताए गए हैं। तो खुजली से राहत दिलाने वाले कषाय कौन कौन से हैं। चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, निम्ब, कुटज, सरसप, मधुक, दारू हरिद्रा और मुष्ट। तो ये जो कषाय बताए गए हैं वो कंडू, यानी कि जो भी खुजली आदि हो रही है इन सारी चीजों का नाश करेगा। फिर आ जाता है कृमिघ्न। तो कृमिघ्न का मतलब है कि जो भी कृमि आदियों को निकाल दे। जैसे देखो, कृमि यानी कि कुल मिला जुला के कीड़े को मारना है हम लोग को। वो कृमि आभ्यंतर भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। तो मेनली आभ्यंतर कृमियों को बात है। जैसे बोला जाता है ना कि बच्चे वगैरह का जो भी स्टमक वगैरह कंटेंट में जो है वो कीड़े वगैरह लग गए हैं। कीड़े वगैरह मतलब जो भी फ्लैट वर्म वगैरह हो रहा है, वो सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो इन सारी चीजों में अक्षियु, मरीच, गंडीर, केबुक, विडंग, निर्गुंडी, कीड़ी, स्वद्रष्टा, वृषरिका, आखू पर्णिका, इन सारे जो है कषायों का उपयोग किया जा सकता है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो देखो इनका प्रयोग जो है वो बहुत बहुत सोच समझ के करना है।
हम लोग क्या है कि इन सारे कषायों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम लोग की बॉडी बॉडी इसको सह नहीं पाए। तो इसकी मात्रा जो है बहुत सोच समझ के देखना है। वो मात्रा जो है वो शरीर के बल पर भी डिपेंड करता है, और जो कीड़े जो भी कृमि वगैरह लगा हुआ है उसकी सीबीआईटी कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है। तो कुल मिला जुला के उचित संयोजन से धीरे धीरे ये कृमियों कृमियों के नाश में जो है वो हेल्पफुल देखने को मिलेगा। फिर विषग्न यानी एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टी, यानी कि एंटी टॉक्सिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? हरिद्रा, मजिष्ठा, सुवहा, सूक्ष्मेला, पालिंदी, चंदक, कतक, शिरीष, सिंधुवार और श्लेष मातक। तो ये सारे जो है वो विष का नाश करने में, विषग्न यानी कि विष का नाश करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो है द्रव्य है उनकी तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है हम लोग का, तो इनके अंतर्गत जो आता है स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन और शुक्र शोधन वाली चीजें आती हैं। तो सबसे पहले स्तन्य जनन की चीजें देख लेते हैं। तो स्तन्य जनन के अंतर्गत क्या आ जाता है? तो स्तन्य जनन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। तो स्तनों में दूध उत्पन्न करने या बढ़ाने वाले द्रव्य को स्तन्य जनन कहते हैं। तो ये जो क्या करेंगे, स्तनों में दूध आदि का निर्माण है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी वगैरह है, उसके अंतर्गत क्या करना है, हम लोग को दूध का निर्माण करना है कि जिससे कि जो भी बच्चा वगैरह है उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिल सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि हम लोग इन सारे द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि स्तन्य में दूध को उत्पन्न करेगा, और अगर कम क्वांटिटी में हो रहा है तो उसको बढ़ाने का भी काम करेगा। तो ये स्तन्य जनन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। कौन कौन से कषाय आते हैं? तो विरल, साली, षष्टिक, इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, कास, गुंद्रा, इत्कट, कृतण, तो ये सारे जो है स्तन्य जनन का काम करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है स्तन्य शोधन। तो स्तन्य शोधन से हम लोग क्या समझते हैं? तो दूषित दूध को शुद्ध करने वाले द्रव्य जो होते हैं वो स्तन्य शोधन कहलाते हैं। यानी कि देखो दूध, ठीक है, ये जनन करवा दिया, लेकिन हो सकता है कि जो दूध है वो सही से नहीं आया हो। अब दूध सही से क्यों नहीं आता है? तो कभी कभी जो होता है वो दोष जो होता है वो स्तन में पहुंचकर रक्त मांस को दूषित कर देता है और स्तन में विकार उत्पन्न कर देता है। तो रक्त दूषित हो गया, मांस दूषित हो गया और स्तन में विकार आ गए। तो कुल मिला जुला के स्तन्य में जो जो दूध बनना था उसमें विकृति उत्पन्न हो गई। तो उस दूध की विकृति को दूर करने के लिए, देखो ये लिखा तो है गैलेक्टो प्यूरिफायर, उस दूध को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी कि क्वालिटी अच्छी करने के लिए, जिससे कि जो भी नवजात शिशु वगैरह है उसको उसकी जो है इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट हो और प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह मिल सके, तो हम लोग स्तन्य शोधन का सहायता लेते हैं, प्यूरिफाई करते हैं चीजों को। ये कौन कौन से कषायों द्वारा किया जा सकता है? तो इसके अंतर्गत जो है वो पाठा, महोषध यानी कि शॉर्ट की बात कर रहा है। सॉरी। सुरदारू, मुष्ट, मुरवा, गुडुचि, वत्सक फल, किरात, तिक्तक, कटु, रोहिणी और सारीवा आते हैं। फिर नेक्स्ट जाते हैं हम लोग शुक्र जनन की बात कर रहे हैं। तो शुक्र धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य जो हैं उन्हें शुक्र जनन के अंतर्गत लिया जाता है। अब शुक्र धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य कौन कौन से हैं? जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मूत्रपर्णी, मांसपर्णी, मेधा, ये सारे द्रव्य जो है इसमें से कुछ कुछ हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं। अब कौन से में पढ़े हैं वो जाके देखना तुम अभी। मेधा, वृद्ध, रुहा, जटिला और कुलिंगा, ये सारे जो द्रव्य बताए गए हैं वो शुक्र जनन के लिए भी बताए गए हैं। जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मूत्रपर्णी, मांसपर्णी, मेधा, वृद्ध, रुहा और जटिला और कुलिंगा, तो ये कुल मिला जुला के शुक्र शुक्र धातुओं की जो है वो वृद्धि कराने में हेल्पफुल होते हैं। फिर शुक्र शोधन की बात किया जाए तो शुक्र शोधन यानी कि जो शुक्र ग्रह दोष है उनको दूर करके शुक्र को शुद्ध करता है, यानी कि शुक्र की क्वालिटी बढ़ाता है। देखो ये सीमेन प्यूरिफायर का काम करता है। कुष्ठ हो गया, एल वालुक हो गया, कटफल हो गया, सामुद्रफेन हो गया, कदम निर्वास हो गया, इक्षु हो गया, कांडेचु हो गया, इक्षुरक हो गया, वसुक हो गया, उसीर हो गया, तो ये सारे द्रव्य जो है शुक्र शोधन का काम करता है। देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुराने जमाने में जो है स्त्रियों का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो एक तरीके से यहाँ पे भी तो देखो, यहाँ पे पुरुष की समस्या से पहले स्त्री की समस्याओं पे ध्यान दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे। तो देखो अब नेक्स्ट हम लोग ये तो खत्म हो गया स्तन्य जनन स्तन शोधन, ये चार का ग्रुप था। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, नेक्स्ट समूह पे। तो नेक्स्ट समूह है स्नेहोपगादी सात वर्ग। तो इनके अंतर्गत टोटल जो है वो सात 7 टाइप की औषधियां आएंगी। अब कौन कौन से क्या क्या आ रहा है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है स्नेहोपग। तो स्नेहोपग यानी कि जो भी
स्नेहन द्रव्यों की शक्ति बढ़ाने वाले स्नेहन द्रव्यों की शक्ति जो बढ़ाते हैं उन्हें स्नेहोपक के अंतर्गत रखते हैं। तो इन इस ग्रुप में मेनली हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, तो पंचकर्म से रिलेटेड औषधियों के बारे में बात करेंगे। या तो इनका डायरेक्ट पंचकर्म में प्रयोग हो रहा है या पंचकर्म में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एज अ को वर्कर भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये स्नेहोपग, तो स्नेहन आदि में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से द्रव्य हो गया, तो मृतिका यानी मुनक्का, मधुक मधुपर्णी, मेदा विदारी, काकोली, छीड़ काकोली, जीवक जीवंती, सालपर्णी। तो ये स्नेहोपग जो है महाकषाय के अंतर्गत आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है वो है स्वेदोपग। स्वेदोपग यानी कि हम लोग स्वेदन में इसका हेल्पफुल लेंगे। हम लोग पंचकर्म वाली औषधियां पढ़ रहे हैं दोबारा से, कौन कौन से पंचकर्म में हेल्पफुल है, तो स्नेहोपग में हम लोगों ने देख लिया, ये सारी चीजें आ रही थी। अब स्वेदन में क्या क्या हेल्पफुल होगा, तो स्वेदन में शोभांजन, एरंड, शोभांजन सैजन का पर्याय है। एरंड हो गया, अर्क हो गया, वृश्चिर हो गया, पुनर्नवा, यव, तिल, कुलथ, मास और बदर। ये सारी चीजें जो है वो स्वेदन में हेल्पफुल होंगी। फिर आ जाता है हम लोग के वमन में हेल्पफुल द्रव्य। तो वमनोपग जो भी महाकषा है इनके अंतर्गत वमन वमन में सहायक द्रव्यों को वमनोपग महाकषाय बोला जाता है। इनके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, तो मधु, मधुक, कोविदार, कर्बूदार, नीप, विदुल, बिंबी, षडपुष्पी, सदा पुष्पा और प्रत्यक पुष्पा आ रहे हैं। तो ये सारे जो द्रव्य हैं, कषाय हैं, ये वमनोपग महाकषाय के अंतर्गत आ रहे हैं। फिर विरेचनोपग महाकषाय के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये बेसिकली जो है वो विरेचन में हेल्पफुल होंगे, यानी कि विरेचन के साथ प्रयुक्त होने वाले उपयोगी द्रव्य, ये सारी चीजें हैं। तो विरेचन में क्या क्या हेल्पफुल हो सकता है, तो द्राक्षा हो गया, कास्मर्य हो गया, परूषक हो गया, अभया हो गया, आमलक हो गया, विभीतक, कुवल, बदर, करकदू, करकंदू और पीलू, ये सारी चीजें जो है वो विरेचन में हेल्पफुल देखने को मिलेगी। फिर आस्थापनोपग, आस्थापनोपग के अंतर्गत क्या आ जाता है कि आस्थापन कर्म में सहायक द्रव्यों को आस्थापनोपग बोलते हैं। तो ये आस्थापन द्रव्य में सहायक होंगी चीजें, क्या क्या आ जाता है इनके अंतर्गत, त्रिवृत हो गया, बिल्व हो गया, पिप्पली हो गया, कुष्ठ हो गया, सरसप हो गया, वचा, वत्सक फल, सतपुष्पा, मधुक और मदन फल। तो ये सारी चीजें जो है वो आस्थापन वस्ती में हेल्पफुल होंगी। फिर अनुवासनोपग यानी कि अनुवासन कर्म में जो सहायक होंगे वो अनुवासनोपग महाकषाय के अंतर्गत आएंगे। इनके अंतर्गत रासना आएगा, सूरदारू, बिल्ब, मदन, शतपुष्पा, वृश्चिर, पुनर्नवा, स्वदृष्टा, अग्निमंथ और स्योनक। तो ये सारी चीजें जो है वो अनुवासनोपग में हेल्पफुल होंगी, अनुवासनोपग महाकषाय के अंतर्गत आएंगी। और लास्ट हम लोग का आ जाता है क्या है कि सिरो विरेचनोपग। तो सिरो विरेचनोपग का मतलब कि जो भी सिरो विरेचन आदि में जो हेल्पफुल होंगी चीजें वो सिरो विरेचनोपग के अंतर्गत आ जाएंगी। तो इसमें पहला है ज्योतिषमती, फिर छवक, मरीच, पिपली, विडंग, सिग्रू, सरसप, अपामार्ग, टंडुल, श्वेता, महाश्वेता। तो ये सारी इसमें से बहुत सारी औषधियां हम लोगों ने पहले पढ़ भी रखी है कि ये पंचकर्म वगैरह में पिछले चैप्टरों में कि पंचकर्म में कौन कौन से जो है औषधियां वगैरह आती हैं, वो सारी चीजें हैं। और इनका इनकी हेल्प से हम लोग पंचकर्म का प्रोसेस जो है, प्रोसीजर वगैरह जो है, वो सारी चीजें पूरी कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का स्नेहोपगादी 7 वर्ग आ जाता है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि छर्दी, निग्रहर आदि जो है 3 वर्ग। तो कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक बीमारियां हैं, इनको एज ए ट्रीटमेंट भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन सारे द्रव्यों को। तो इनके अंतर्गत सबसे पहला है छर्दी निग्रहण। तो छर्दी निग्रहण यानी कि वमन की बात कर रहा है, जो द्रव्य वमन को रोके और कारणभूत दोषों को शांत करे। तो देखो ये वमन को तो रोकेगा ही, लेकिन उसके पीछे जो कारण है उसको भी शांत कर देगा, यानी वमन को जड़ से खत्म करने की, अ, वमन वगैरह का वेग आ रहा है तो उसको जड़ से खत्म करने की शक्ति ये सारी चीजें रखती हैं। तो छड्डी निग्रहण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, तो जम्बू, आम्रपल्लव, मातुलुंग, अम्लबदर, डारिम, यव, यस्तिक, उसीर, मृत और लाजा, ये सारी चीजें जो है वो छड्डी निग्रहण के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर तृष्णा निग्रहण आ जाता है। तो तृष्णा निग्रहण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जो द्रव्य तृष्णा यानी प्यास को कम करे उसे तृष्णा निग्रहण कहते हैं। तो ये प्यास को क्या करेगा, कम करेगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि वात और पित्त बढ़ जाता है, वात और पित्त बढ़ने से क्या होता है, कफ का क्षय हो जाता है, जिससे कला शुष्क हो जाती है और मुख शोष और तृष्णा उत्पन्न होती है। तो मेनली इसमें तृष्णा तृष्णा आदि क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वात और पित्त बढ़ जाता है और कफ का क्षय हो जाता है, जिसके चलते जो है तृष्णा उत्पन्न होती है। तो इसलिए ये जो तृष्णा शामक जितने भी द्रव्य हैं, यह वात पित्त शामक है, यानी वात पित्त को कम करेंगे, जिसके जिसके चलते जो है हमें तृष्णा में राहत देखने को मिलेगी। यानी बार 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 प्यास लग रही है तो उसमें हम लोग को हेल्प देखने को मिलेगा।
नागर हो गया, धन्यवाचक हो गया, मुष्ट हो गया, परपटक हो गया, चंदन हो गया, किरात तिक्तक, गुडुचि, हीवेर, धान्यक, पटोल, ये सारी चीजें जो है वो तृष्णा निग्रहण के अंतर्गत आ रही है। फिर हिक्का का हम लोग ट्रीटमेंट अब देख लेते हैं। हिक्का निग्रहण की बात कर रहा है, तो जो द्रव्य हिक्का, हिक्का का मतलब बेसिकली हिचकी से समझो, हिचकी आती है ना बीच बीच में बोलते बोलते या कभी कभी, तो वही चीज बोल रहा है कि जो द्रव्य हिक्का यानी हिचकी को बंद करे वही हिक्का निग्रहण कषाय के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से द्रव्य आते हैं, तो एक बार देखो, सटी हो गया, पुष्कर मूल हो गया, बदर बीज, कंटकारिका, बृहति, वृक्ष रूहा, अभया, पिपली, दुरालभा और कुलीर श्रृंगी, तो ये सारी चीजें जो है वो हिक्का निग्रह के अंतर्गत आती है। पुरीस यानी मूत्र संग्राहक आदि 5 वर्ग एक बार देखते हैं क्या होता है। तो इनके अंतर्गत सबसे पहला है कि पूरी संग्रहणी। तो पूरी संग्रहणी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, प्रियंगु हो गया, अनंता हो गया, आम्रस्ती हो गया, कटंग, लोद्र, मोचरस, समंगा, धातकी पुष्प, पद्मा और पद्म केसर, तो ये सारी चीजें पूरी संग्रहणी के अंतर्गत आती है। अब पूरी संग्रहणी से हम लोग क्या समझ सकते हैं, तो जो औसत द्रवभूत मल को अतिसार आदि रोगों में बार बार निकालने वाले पुरुष को बांध कर निकालता है, पूरी संग्रहरी द्रव्य कहलाता है। तो कुल मिला जुला के ऐसे समझो कि व्यक्ति को अतिसार वगैरह हुआ है, लिक्विफाइड वगैरह, डायरिया वगैरह हो रहा है, ऐसी कंडीशन है, तो अब हम लोग को क्या करना है, मल को सॉलिड बनाना है, मल को इकट्ठा करना है, मल को संग्रहण करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इन सारे द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि जो भी द्रवीभूत मल हुआ हुआ है या अतिसार वगैरह लगा हुआ है पेशेंट को, उसको सॉलिडिफाइड करेगा और पूरी इसका संग्रहण करेगा, और जो भी डिजीज वगैरह हुआ है, डायरिया लाइक कंडीशन है, उसमें हेल्पफुल देखने को मिलेगा। तो इनके अंतर्गत जो है ये सारी चीजें, प्रियंगु, अनंता, आम्रास्ती, कटंग, लोद्र, मोचरस, समंगा, धातकी पुष्प, पद्म और पद्म केसर वाले चीजें जो है वो हेल्पफुल देखने को मिलती है। फिर आ जाता है पुरुष विरजनीय। तो विरजनी का मतलब क्या है, विरजनी का मतलब ऐसा हुआ कि उसका पुरुष का कलर चेंज हो गया, यानी जो भी फिशेस वगैरह आ रहे हैं तो उनका कलर कलर में कुछ चेंजेस हो गया। अब कलर क्यों चेंज हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट को कोई इंटरनल दिक्कत हो, उसके लीवर वगैरह में इन्फेक्शन हो या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पुरुष का जो है वो कलर चेंज हो जाता है। तो जो द्रव्य पुरुष के दोषों को दूर करे, यानी कि पुरुष की दोषों को तो दूर करेगा ही, इसके साथ साथ वर्ड को प्राकृत कर दे। ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट कलर कर देगा या कुछ भी कलर कर देगा। जो पुरुष का प्राकृतिक कलर होता है, उस कलर का जो उस कलर पुरुष को कर दे, वही पुरुष विरजनीय द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, जम्बू हो गया, शल्यकित्वक हो गया, कक्षूरा हो गया, मधुक हो गया, सालमली हो गया, श्रीवेष्टक, वृष्ट, मृत, पयस्या, उत्पल और तिलकड़ा, तो ये सारी चीजें जो है वो पुरुष विरजनीय द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। पुरुष विरजनीय महाकसाय बोल लो। फिर पुरुष को हम लोगों ने सही कर दिया। अब पुरुष के बाद से हम लोग देखते हैं कि मूत्र संग्रहणी है। तो मूत्र संग्रहणी के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, मूत्र की संग्रहणी से मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये मूत्र की प्रवृत्ति को कम कर देते हैं, यानी कि जो अगर कोई बार बार किसी को मूत्र आता है, फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ गई है, डायूरेटिक कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को हेल्पफुल देखने को मिलेगा अगर हम लोग इन सारे कसायों, इन सारे द्रव्यों का हम लोग उपयोग में करें। तो कुल मिला जुला के कौन कौन से द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं एंटी डायूरेटिक, जम्बू हो गया, आम्र हो गया, प्लक्ष, वट, कपीतन, उडुम्बर, अश्वत्थ, भल्लातक, असमंतक और सोमवल, ये सारी चीजें एज हम लोग मूत्र संग्रहणी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनमें कुछ द्रव्य जो है वो आग्नेय होते हैं, जो जलांश को कम करके मूत्र का प्रमाण घटाते हैं। जैसे कुछ द्रव्य जो है इसमें आग्नेय प्रवृत्ति के होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो भी वाटरी कंटेंट है उसको जलाते हैं, यानी कि उसका जो क्या बोल सकते हैं, वेट हो गया, उसका जो मात्रा हो गया, उसको कम करने का काम करते हैं कुछ द्रव्य जो आग्नेय है। और कुछ जो होते हैं वो कसाय रस होते हैं। तो कसाय रस मेनली जो होते हैं वो वायव्य द्रव्य होते हैं, उनमें वायु की अधिकता होती है, रुक्षता अधिक होती है, जिसके कारण जलांश का शोषण, यानी कि जलांश का शोषण एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, तो जिनके चलते मूत्र जो होता है वो कम हो जाता है। बेसिक समझो कि इनमें इनमें से कुछ द्रव्य जो होते हैं आग्नेय प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो आग्नेय प्रवृत्ति के कारण जो होते हैं वो मूत्र को जला देते हैं, जिसके कारण जो होता है मूत्र का प्रमाण जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम हो जाती है। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं कि जिनके अंतर्गत कसाय रस प्रधान होता है, कसाय रस में वायु की अधिकता होती है, जिसके कारण ये रुक्षता बढ़ाते हैं। अब रुक्षता बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मैक्सिमम होने लगता है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी यूरिन वगैरह का कंटेंट बन रहा है उसमें से एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो है वो यूरिन में जो पास आउट जो
यूरिन होता है उसको उसकी जो है फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और मात्रा भी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है मात्रा कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो ही जाएगी। तो ये द्रव्य जो है वो ऐसे काम करते हैं। तो मूत्र संग्रहणीय द्रव्य में जम्बू, आम्र, प्लक्ष, वट, कपीतन, उदुम्बर, अश्वत्थक, भल्लातक, असमंतक और सोमवल आते हैं। फिर मूत्र विरजनीय, जैसे हम लोगों ने पुरुष विरजनीय देखा तो वो क्या कर रहा था कि जो भी पुरुष का कलर चेंज हुआ है उसको चेंज करके नेचुरल कलर में ले आएगा, प्राकृतिक अवस्था में ले आएगा। उसी तरह से मूत्र विरजनीय यानी कि मूत्र का जो भी वर्ड वगैरह चेंज हुआ है उसको प्राकृतिक अवस्था में ये सारी चीजें जो है वो लाती हैं। क्या क्या चीजें लाती हैं? पद्म, उत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, मधुक, प्रियंगु और धातकी पुष्प। तो ये सारी चीजें जो है वो मूत्र विरजनी में हम लोग हेल्प ले सकते हैं। मूत्र विरेचनी यानी कि मूत्र को अधिक मात्रा में लाते हैं। तो मूत्र को अधिक मात्रा में कौन कौन सी चीजें लाती हैं? तो वृक्षादनी हो गया, स्वदृष्टा हो गया, वसुप हो गया, वसीर हो गया, पाषाण भेद हो गया, दर्भ हो गया, कुशकास हो गया, गुंद्रा हो गया और इटकट मूल हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो मूत्र विरेचनी के अंतर्गत आती हैं। हम्म, ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सारी चीजें पुरुष और मूत्र के बारे में हम लोगों ने देख लिया और चीजों को समझते हुए थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चीजें थे कि ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह कर रहे हैं, कि वायु का प्रयोग, कषाय रस का प्रयोग, इन सारी चीजों में हो क्या रहा है, डिजीज वगैरह क्या हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ग्रुप की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं और इसमें आता है पहला है कासहर आदि पांच वर्ग। तो ये पांच चीजें, पांच महाकषाय बताए गए हैं, तो इनके बारे में और इनसे रिलेटेड कषायों के बारे में, ड्रग्स के बारे में आ जाओ एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कासवहर। तो कासहर नाम से ही पता चल रहा है, कास के वेग को हरने वाले कासहर हो गए, यानी कि कास के वेग को, खांसी के वेग को जो है शांत करेंगे ये सारे द्रव्य। इनके अंतर्गत क्या क्या है? द्राक्षा यानी मुनक्का हो गया, अभया, अम्लक, पिपली, दुरालभा, श्रृंगी, कंटकारिका, वृश्चिर, पुनर्नवा और ताम्लकी। तो ये सारी चीजें एज ए कासहर यूज हो रही है। फिर नेक्स्ट आ जाता है श्वासहर। श्वासहर यानी कि आम लैंग्वेज में कभी कभी बोलते हैं कि दम फूल रहा है, सांस फूल रहा है, या फिर दमा आदि की कंडीशन वगैरह है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी अवस्था को जो द्रव्य दूर करे वही श्वास हर के अंतर्गत आती है। तो कुल मिला जुला के जो भी श्वास से रिलेटेड डिसऑर्डर वगैरह हो रहा है उसमें ये सारी चीजें हेल्पफुल होंगी। क्या क्या है? सटी, पुष्करमूल, अम्लवेतस, एला, हिंगू, अगरू, सूरसा, ताम्लकी, जीवंती और चंडा। तो ये श्वास हर के अंतर्गत आ जाता है। फिर आ जाता है सोथर। सोथर यानी कि जो शोथ को दूर करने वाले द्रव्य हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वायु वगैरह के, विकृत वायु वगैरह का प्रकोप हो जाता है, उसके साथ साथ रक्त, पित्त और कफ सभी दूषित हो जाते हैं। तो स्किन के अंतर्गत क्या होता है कि ये इकट्ठा होने लगता है, त्वचा और मांस के बीच में ये सारी चीजें इकट्ठा होने लगती है और स्वेलिंग लाइक कंडीशन आ जाती है। तो ये मेनली स्वेलिंग मैंने बताया आयुर्वेद के हिसाब से शॉर्ट में। तो ये जो भी स्वेलिंग लाइक कंडीशन है उसमें ये चीजें हेल्पफुल देखने को मिलेगी। तो सोथर के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? पाटला हो गया, अग्निमंथ हो गया, स्योनक हो गया, बिल्व हो गया, कास्मर्य हो गया, कंटकारिका हो गया, बृहति हो गया, सालपर्णी हो गया, कृष्णपर्णी हो गया और गोक्षुरक यानी दसमूल हो गया। तो ये मैं बस रिलेट करके मैं समझा रहा हूँ मॉडर्न से तुम लोग को एक बार समझने के लिए। एग्जैक्ट कंडीशन नहीं होती है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो चीजों को। ज्वरहर। तो ज्वरहर के अंतर्गत देखो, ज्वरहर के अंतर्गत क्या 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 चीजें आती हैं? ज्वरहर यानी कि जो ज्वर का नाश करे। ज्वर यानी कि फीवर वगैरह में हम लोग को हेल्पफुल देखने को मिले। अब मैंने फीवर से रिलेट तो कर दिया ज्वर को, लेकिन आयुर्वेद में ज्वर भी कई प्रकार का बताया गया है। तो काइंड ऑफ थोड़ा मोड़ा जो है रिलेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो देखो ज्वर के अंतर्गत सारीवा, शर्करा, पाठा, मजिष्ठा, द्राक्षा, पीलू, परूसक, अभया, आमलक, विभितक, ये सारी चीजें ज्वर के अंतर्गत आती है। फिर आता है श्रमहर। श्रमहर यानी कि एंटीफैटिक की बात कर रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति अधिक थक गया है तो ऐसी कंडीशन में ये पुनः उसको रिचार्ज करने का काम करेगी और पुनः जो है वो हेल्पफुल देखने को हम लोग को मिलेगा। यानी कि मांसपेशियों में जो भी फैटिक वगैरह हुआ है उसको दूर करने वाले द्रव्य ही जो है वो श्रमहर के अंतर्गत आते हैं। अतः द्राक्षा हो गया, खजूर हो गया, प्रियाल, बदर, दारिम, फल्गु, परूसक, इक्षु, यव और षष्टिका। तो इन सारे जो भी द्रव्य बताए गए हैं एज ए श्रमहर, इन सारी चीजों का हम लोग प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई मान लो काम आ ही जाता है जिसके कारण हम लोग थक जाते हैं। तो ये पुनः रिचार्ज करने का काम करते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि इनका जो है वो डेली उपयोग भी किया जा सकता है, श्रमहर एंटीफैटिक का। फिर दाह प्रशमन आदि जो है पांच वर्ग आ जाते हैं। तो दाह प्रशमन आदि पांच वर्ग के अंतर्गत क्या 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 आता है? तो सबसे पहला है दाह प्रशमन। तो दाह प्रशमन के अंतर्गत जो है लाजा, चंदन, काश्य, काश्मर्य फल, मधुक, शर्करा, नील उत्पल, उसीर, सारीवा, गुडुचि और हीबे।
तो ये सारे जो कंटेंट है वो दाह प्रशमन के अंतर्गत आते हैं। तो दाह प्रशमन का मतलब क्या हो गया कि जो द्रव्य बाह्य और आभ्यंतर दाह को शांत करे, वो दाह प्रशमन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि बाह्य 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 अगर कोई दाह है उसको भी शांत करेगा, और आभ्यंतर दाह है उसको भी शांत करेगा। तो जो भी बर्निंग वगैरह लाइक सेंसेशन हो रही है, इन सारी चीजों में ये सारे जो द्रव्य है वो हेल्पफुल देखने को मिलेगा। तो ये मेनली जो है पैथिक विकारों में, यानी कि पित्त वगैरह से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होता है, या दाह ज्वर वगैरह में, इन सारे जो द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। फिर शीत प्रशमन के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो शीत प्रशमन, जो द्रव्य शीत को दूर करे उसे शीत प्रशमन द्रव्य कहते हैं। ये दाह को दूर कर रहा था, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। और शीत प्रशमन जो है वो शीत को यानी ठंडक को दूर करेगा। तो कौन कौन से द्रव्य इनके अंतर्गत आ जाते हैं? तो तगर, अगरु, धान्यक, श्रृंगवेर, भूतिक, वचाकंठकारी, अग्निमंथ, शोनक और पिप्पली। तो ये सारे जो है वो शीत प्रशमन के अंतर्गत आ जाते हैं। उदर्द प्रशमन, यानी कि उदर्द प्रशमन के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो देखो, उदर्द प्रशमन का मतलब मेनली तुम लोग इसमें क्या होता है कि त्रिदोष प्रकोप हो जाता है उदर प्रशमन में। यानी वात पित्त कफ तीनों का प्रकोप हो जाता है, लेकिन कफ की अधिकता होती है, यानी कफ मोस्टली विकृत हो जाता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि मेनली जो है स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर, इसको भी मान सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि दाने दाने वगैरह होने लगता है, रेडनेस वगैरह आने लगती है स्किन में। तो मेनली इसको एलर्जी वगैरह से भी रिलेट कर सकते हो, कि मॉडर्न से कि बॉडी में हिस्टामिन वगैरह बढ़ जाता है, जो भी ये दाने दाने हैं। तो ये सारी कंडीशन हो जाती है नॉर्मल, तुम तो समझो कि स्किन स्किन एलर्जी वगैरह है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है कि तेंदुक हो गया, प्रियाल हो गया, बदर, खदीर, कदर, सप्तपर्ण, अश्वकर्ण, अर्जुन, असन और अरिमेय। तो ये सारी चीजें जो है वो उदर्द प्रशमन में हेल्प करती है। फिर अंग मर्द प्रशमन, तो अंग मर्द प्रशमन का मतलब क्या है कि ऐसे द्रव्य जो अंग मर्द को शांत करे। तो अंग मर्द का मतलब कि मांसपेशियों को हल्की ऐठन वगैरह होने हो रही है, या हल्की पीड़ा हो रही है मांसपेशियों में, तो उन सारी चीजों को शांत करने वाले द्रव्य जो है वो अंग मर्द प्रशमन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से द्रव्य हैं? विदारी गंधा, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारिका, एरंड, काकोली, चंदन, उसीड़, एला और मधु। तो ये सारे जो द्रव्य हैं वो अंग मर्द प्रशमन के अंतर्गत आते हैं। फिर शूल प्रशमन, शूल प्रशमन यानी कि जो भी शूल वगैरह से राहत दिलाए, शूल को शांत करे, यानी शूल यानी कि पेन वगैरह में रिलीफ कराए। तो पेन वगैरह में रिलीफ कौन कौन सी चीजें कराएंगे? तो पिपली हो गया, पिपली मूल हो गया, चव्य हो गया, चित्रक हो गया, श्रृंगवेर, मरीच, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी, गंडीर। तो ये सारी चीजें जो है वो शूल प्रशमन, यानी कि कोई भी दर्द वगैरह हो रहा है उन सारी चीजों में हेल्पफुल देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट, हम लोग का ग्रुप आ जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। देखो, इसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और थोड़ा सा एक बार ध्यान दे के पढ़ेंगे और चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे कि हम लोग चिकित्सा में इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है शोणित स्थापन। तो शोणित स्थापन का मतलब क्या हुआ कि जो द्रव्य रक्त को बढ़ाते हैं, तो ये रक्त को बढ़ाएंगे, इसके साथ साथ रक्त स्राव को भी रोकेंगे। उन्हें शोणित स्थापन द्रव्य या शोणित स्थापन महाकषाय कह सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? द्रव रक्त को बढ़ाएंगे बॉडी में, और रक्त को बढ़ाने के साथ साथ रक्त स्राव को भी कम करेंगे, या रक्त स्राव को रोकेंगे। तो ये शोणित स्थापन द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है। इसका एग्जाम्पल देखो, लिखा तो है इंग्लिश में भी, हीमोस्टैटिक। हीमोस्टैटिक यानी कि रक्त स्राव को रोक रहे हैं और रक्त को बढ़ा रहे हैं साथ ही साथ। तो इनके अंतर्गत मधु हो गया, मधुक हो गया, रुधिर हो गया, मोचरस, मृत मृत कपाल, लोद्र, गैरिक, प्रियंगु, शर्करा और लाजा। ये सारे जो द्रव्य है वो शोणित स्थापन द्रव्य है। इनके साथ साथ नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है वेदना स्थापन महाकषाय। तो वेदना स्थापन महाकषाय, तो देखो इनके ये काम कैसे करता है। वेदना स्थापन से समझ रहे होगे कि दुख वगैरह को दूर करेंगे, वेदना को शांत करेंगे। तो कुल मिला जुला के इसके कहने का ये मतलब है कि ये क्या करते हैं, दुखात्मक वेदना को शांत कर कर सुखात्मक वेदना को स्थापित करते हैं। यानी कि दुखात्मक वेदना को शांत करके सुखात्मक वेदना को स्थापित करते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा प्रेम पेन वगैरह हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हेल्पफुल होंगे ये, एज ए एनाल्जेसिक काम करेंगे, यानी कि बॉडी को काइंड ऑफ शून्य कर देंगे, और जो भी हम लोग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है उस पेन में हम लोग को रिलीफ देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। तो इनके अंतर्गत ये प्रोसेस कैसे करते हैं? तो प्रारंभ में उष्णता के कारण वायु का प्रशमन होता है।
तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि उष्णता होती है, तो उष्णता के कारण वायु का प्रशमन होता है, इसलिए वेदना की शांति होती है। वेदना सबसे पहले होती क्यों है? क्योंकि वायु की अधिकता हो जाती है, वायु बढ़ जाती है। अब वायु के कारण बॉडी में दर्द होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर उष्ण द्रव्य है, तो ये जो है वो वायु का प्रशमन करते हैं, जिससे वेदना की शांति होती है। और इसके बाद से इसमें स्निग्ध गुण होता है, बहुत सारे में स्निग्ध गुण भी होता है, जिसके चलते जो है कफ की वृद्धि हो जाती है बॉडी में। और कफ की वृद्धि के कारण जो है वो निद्रा में सहायक होती है, यानी कि पेशेंट को नींद आ जा रही है, नींद आ जा रहा है। मान लो कहीं बहुत भयंकर पेन हो रहा है, कोई दिक्कत हो जा रही है पेशेंट को, तो अब इसके अंतर्गत हम लोग वेदना स्थापन का सहारा लेंगे, तो इन सारी चीजों का। तो ये काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये वायु का प्रशमन करना चालू करेंगे, जिससे वेदना में शांति मिलेगी। फिर उसके बाद से इनके अंतर्गत स्निग्ध गुण होता है, स्निग्ध गुण के कारण कफ की वृद्धि कराएंगे और पेशेंट को नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा। सिंपल सा है, एनाल्जेसिक भी तो ऐसे ही काम करता है। तो ये वेदना स्थापक जो है महाकषाय के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर आ जाता है संज्ञा स्थापक। तो संज्ञा स्थापन का मतलब क्या हो गया कि ये क्या करते हैं, संज्ञा यानी कि ज्ञान को स्थापित करते हैं। ज्ञान को स्थापित कैसे करते हैं कि मान लो कोई पेशेंट वगैरह जो है वो बेहोश हो गया है। अब बेहोशी की कंडीशन में उसको कुछ ज्ञात तो रहता नहीं है कि क्या चल रहा है मेरे आसपास, क्या चल रहा है मेरी बॉडी में, क्या चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये सारे जो जो भी द्रव्य है, ये बेहोशी को दूर करते हैं और संज्ञा यानी कि कुल मिला जो है जुला के ज्ञान को, चेतना को जो है वो प्राकृत अवस्था में लाते हैं। तो ये संज्ञा स्थापन द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंतर्गत द्रव्य कौन कौन से हैं? हिंगू, कैटर्य, अरिमेद, वचा, चोरक, वयस्था, गोलोमी, जटिला, पलंकसा, अशोक रोहिणी। तो ये सारे जो द्रव्य हैं वो संज्ञा स्थापन द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाता है प्रजा स्थापन द्रव्य। तो प्रजा स्थापन में क्या होता है कि ये सारे जो द्रव्य हैं, अगर गर्भाशय से रिलेटेड कोई भी दोष आदि हैं, तो इनको दूर करके जो है वो गर्भ का धारण करवाते हैं। तो ये जो प्रजा प्रजा स्थापन द्रव्य है, तो जो भी गर्भाशय आदि में अगर कोई दोष वगैरह बढ़ गए हैं या कोई भी डिजीज वगैरह हो रही है, तो उन सारी चीजों को दूर करते हैं और पुनः जो है वो प्रजा स्थापन का काम करवाते हैं। यानी कि पुनः जो है वो चाइल्ड कंसीव करना, जो भी हम लोग के पास पेशेंट आया हुआ है वो स्टार्ट कर देता है। देखो हर एक चीज सब ट्रीटमेंट ही चल रहा है, बस देखते चलो, चीजों को समझते चलो। कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा मैं। प्रजा स्थापन यानी कि प्रजा स्थापन में हो गया कि गर्भाशयगतों को दूर, दोषों को दूर कर रहा है और पुनः प्रजा स्थापन करवा रहा है। इनके अंतर्गत ऐन्द्री हो गया, ब्राह्मी हो गया, सप्तवीर्या, सहस्त्रवीर्या, अमोघा, अवस्था, शिवा, अरिष्टा, वाट्य, पुष्पी, विश्वसेन कांता, विश्वक्सेन कांता। तो ये सारे जो द्रव्य हैं वो प्रजा स्थापन के अंतर्गत आते हैं। तो ये कितना बड़ा नाम लिखा हुआ है, विश्वक्सेन कांता। और ये किसको बोलते हैं? प्रियंगु को बोलते हैं। प्रियंगु देखो कितना प्यारा नाम है, और ये विश्वक्सेन कांता। चलो ठीक है, पर्याय वगैरह दिया है ऐसे ऐसे आचार्यों ने। अब हम लोग को याद याद करते हुए चलना है। तो ये प्रजा स्थापन का काम करेंगे, तो पुनः जो है वो जो भी गर्भाशय आदि के जो भी दोष वगैरह इनको दूर करके प्रजा स्थापन करवाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है वय स्थापन महाकषाय। तो वय स्थापन का मतलब क्या है? वय स्थापन का मतलब ये नहीं है कि मैं जिस एज में हूं यही इसी एज में मेरी एज रुक जाएगी। वय स्थापन का ये मतलब है कि अकाल वृद्धावस्था नहीं आती है। जैसे कई बार तुम लोगों ने देखना कि कोई कोई जो होता है वो 30 ईयर का है मान लो, तो 30 ईयर में भी 30 ईयर में ही क्या हो जाता है कि उसकी वृद्धावस्था, स्किन वगैरह में झुर्रियां पड़ने लगती है, बाल वगैरह सफेद हो जाते हैं, चेहरे पे कोई कांति नहीं रहती है, बॉडी वगैरह वीक पड़ने लगती है, बोन्स मसल सब वीक पड़ने लगते हैं। यानी कि 30-35 में ही जो है वो वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये कंडीशन रुक जाएगी। तो ये जो भी वय स्थापन आदि जो द्रव्य है, इनके अंतर्गत इनका उपयोग करने से ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। वृद्धावस्था तो आएगी लेकिन अपने एज में आएगी, 55 हो गया, 60 हो गया, ऐसी ऐसे जब एज होने लगेगा तब धीरे धीरे जो है वो वृद्धावस्था के लक्षण आएंगे। और सिर्फ ऐसी ही नहीं है, सिर्फ ऐसा ही कंडीशन नहीं है। अगर इनका लगातार सेवन किया जाए तो वृद्धावस्था में भी युवा अवस्था के समान शक्ति बनी रहती है। यानी कि वृद्धावस्था में भी व्यक्ति जो है वो अच्छे तरीके से जी सकता है युवा अवस्था के समान। यानी कि एनर्जी बनी रहती है, बोन मसल मांसपेशियां वगैरह सब पूरी पूरी बॉडी जो है पूरी बॉडी के साथ देता है, सारे अंग हो गया, प्रत्यंग हो गया, सब चीज अच्छे से काम करता है। यानी कुल मिला जुला के वय स्थापन का मतलब ये हुआ कि अकाल वृद्धावस्था नहीं आएगी, तुम लोग अपना जो भी जीवन है उसको सुचारू रूप से जी सकते हो। और अगर वृद्धावस्था आ भी जाती है तो भी ऐसी कंडीशन में भी तुम लोग की पूरी बॉडी हो गया, ऑर्गन हो गया, सारे जो है वो पूरी बॉडी का हम लोग का साथ देंगे, और हम लोग के अंदर जो है वो युवा अवस्था के समान शक्ति बनी रहेगी। तो इनके अंतर्गत कौन कौन सा है?
कौन कौन सी चीजें आती हैं? अमृता हो गया, अभया हो गया, धात्री हो गया, मुक्ता हो गया, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूक पर्णी, स्थिरा और पुनर्नवा। तो ये सारे जो द्रव्य है वो व्यय स्थापन यानी कि रिजुविनेशन का काम करते हैं, और इनको जो है वो रसायन भी बोला जाता है। तो देखो हम लोगों ने इतनी सारी द्रव्य पढ़ लिए, हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट में भी इंपॉर्टेंस देख लिया। जैसे ये सोडित स्थापन हो गया, यानी कि कैसे हम लोग का जो भी हेल्पफुल हम लोग को देखने देखने को मिल रहा था। वेदना वेदना स्थापन हो गया। तो देखो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी। संज्ञा स्थापन हम लोगों ने पढ़ा। संज्ञा स्थापन यानी कि कोई भी पेशेंट वगैरह बेहोश हो गया है तो उसको कैसे होश में लाएंगे, कैसे उसकी संज्ञा लाएंगे। प्रजा स्थापन वगैरह, व्यय स्थापन वगैरह में कैसी कैसी चीजें काम कर रही है। तो इतने सारे द्रव्य हम लोगों ने देखे, और इतने सारे जो है हम लोगों ने पेड़ों आदि के, पौधों आदि के नाम देखे, इतनी सारी हम लोगों ने वैरायटी देख ली। अब हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग पहचान रहे हो और बहुत सारी चीजें पहचान ही न रहे हो। मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ बहुत सारी चीजें, हो सकता है मैंने देखी ही नहीं है बहुत सारी वैरायटी। देखो ये अलग बात है कि हम लोग के एरिया में बहुत सारी चीजें होती नहीं है, लेकिन बहुत जगह बहुत सारी चीजें होती हैं। और कई बार जो है उनकी कटाई वगैरह का काम चलते रहता है, और धीरे धीरे जो है स्पीसीज लुप्त हो जाती हैं। तो एज आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर या जो भी हम लोग आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स वगैरह हैं, हम लोग को ये चाहिए कि चीजों को पहचानना आना चाहिए। तो हम लोग आसपास अपने जो भी प्लांट वगैरह, रिलेटेड प्लांट वगैरह देखने को मिले, तो उनको हम लोग देख के पहचान पाए, तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन अभी, और इसके साथ साथ प्लांट को पहचानने के साथ साथ हम लोग को संरक्षण भी करना पड़ेगा। अब संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो हम लोग को प्लांट आदि से प्यार होना चाहिए। देखो अगर प्लांट नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ भी नहीं होगी। दोनों एज अ म्यूचुअलिज्म में काम करते हैं। देखो प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होता है उसको वापस से लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है वो क्रमशः चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट अगर खत्म हो जाए तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग वगैरह आई थी कि अरावली हिल्स का जो है वो 100 मीटर से जितने भी कम पहाड़ है उसको अरावली अरावली के संरक्षण क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा। अब संरक्षण क्षेत्र से निकालने से क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि फ्यूचर में उसके माइनिंग वगैरह चालू हो जाए या कुछ होना चालू हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को रोकना चाहिए, हम लोग को आवाज भी उठानी चाहिए चीजों को। और अपने आसपास वगैरह, सबसे पहले तो अपने आसपास के पेड़ों आदि का संरक्षण करना हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर ऊट पटांग आके कोई भी अगर पेड़ वगैरह कट करने लग रहा है तो उसको टोकना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। और अगर कभी कभी जरूरत ही है अगर पेड़ को काटने की, तो एक पेड़ को काटने के बजाय ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम लोग, 4 पेड़ों को लगाना पड़ेगा। और 4 पेड़ों को सिर्फ लगाना ही नहीं है बल्कि उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा, तभी जो है ये सारी चीजों को हम लोग बचा पाएंगे और आयुर्वेद वगैरह को आगे ले जा पाएंगे। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि सारी वेराइटियां वगैरह हो गया, सारी स्पेसीज वगैरह हो जाएगा धीरे धीरे लुप्त, और खत्म हो जाएगा काम। फिर जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है या मॉडर्न मेडिसिन वगैरह मोस्टली जो है वो प्लांट बेस्ड ही मेडिसिन होते हैं। इसका जितना भी कंटेंट वगैरह निकाला जाता है सब मोस्टली जो है वो प्लांट से ही आते हैं। अब जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो एनिमल्स भी नहीं रहेंगे, और जब एनिमल्स ही नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग का भी कोई पता नहीं है कि कब तक जिएंगे कब तक नहीं जिएंगे। तो ये चीजें हैं, थोड़ी सी जागरूकता लानी पड़ेगी, और थोड़ा सा अपने खुद को भी बेसिक लेवल पे भी, जिस भी लोकेलिटी में हम लोग रह रहे हैं वहां पे भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी हम लोग इस चीज को आगे ले जा पाएंगे। अब आ जाओ देख लेते हैं शंका समाधान। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी और बहुत सारे हम लोगों ने द्रव्य आदि देखे। तो कुल मिला जुला के हम लोगों ने 500 कसायों के बारे में देखा और 50 महाकसायों के बारे में वर्णन कर लिया अभी तक। अब इसके बाद से कुछ अग्निवेश ने कुछ एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अग्निवेश ने प्रश्न किया कि कई औषधियां जैसे मुलेठी हो गया, पिपली हो गया, बार बार अलग अलग वर्गों में आई है, तो 500 की संख्या कैसे पूरी होगी? तो बहुत अच्छा प्रश्न किया अग्निवेश जी ने। तो अग्निवेश जी के कहने का मतलब ये था कि हम लोगों ने 500 महाकसाय देखा, लेकिन उसमें बहुत सारे जो द्रव्य थे वो रिपीट हो रहे थे। तो कुल मिला जुला के हम लोग को द्रव्य कितने देखने को मिले? 500 की संख्या के बजाय हम लोग को टोटल जो है वो 274 ही द्रव्य देखने को मिले, और 274 ही द्रव्य जो है बार बार रिपीट हो रहे थे, बार बार रिपीट हो रहे थे 274 ही द्रव, और ये संख्या जो है वो 500 तक पहुंच गई थी। अब आचार्य अग्निवेश ने प्रश्न किया कि ये कई औषधियां जो है वो बार बार एक से अधिक वर्गों में आई है, तो 500 की संख्या कैसे पूरी होगी? तो आ जाओ देख लेते हैं कि आत्रेय जी ने क्या उत्तर दिया। जैसे जैसे एक ही कार्य, जैसे एक ही व्यक्ति कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न नाम और मान नाम पाता है, कर्ता हो गया, करण हो गया, कार्य के भेद से। यानी कि कोई व्यक्ति है,
वो अपने कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न नाम नाम पाता है, वैसे ही एक ही औषधि भी अपने विभिन्न गुणों और कर्मों के कारण अलग अलग वर्गों में गिनी जाती है। इसलिए 500 कसायों की गणना उचित है। यानी कि जैसे मतलब मैं मान लो, तो मैं किसी का पुत्र भी हूँ, मैं किसी का भाई भी हूँ, मैं किसी का दोस्त भी हूँ। तो ऐसा करते करते मैं ही हूँ, मैं रतन ही हूँ। लेकिन मेरे कई लोग, कोई मुझे भाई बोल रहा है, कोई मुझे दोस्त बोल रहा है, कोई मुझे पुत्र बोल रहा है। तो ऐसा करते करते मेरे जो है मैं भिन्न भिन्न नाम पा रहा हूँ। इसी प्रकार कोई औषधि है तो उसको हम लोग सिर्फ एक औषधि न लेते हुए उसको हम लोग गुणों और कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुणों और कर्मों के हिसाब से एक कोई स्पेसीज है, तो वो अलग अलग जो है अलग अलग वर्गों में गिनी जा सकती है। तो इसलिए जो हम लोगों ने 274 औषधियां होते हुए भी हम लोगों ने 500 कसायों की गणना की, यह बिल्कुल उचित है। तो ऐसा आत्रेय जी ने बताया। तो ये शंका का समाधान था। आता है बहुत डाउट आता है मेरे भी मन में, जब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा था, जब पहली बार, तो ऐसा आ रहा था कि हाँ ये तो रिपीट हो रहा है। लेकिन फिर बाद में लास्ट में देखा कि मेरे प्रश्न का उत्तर शंका समाधान में दिए दे रखा है। उपसंहार की बात करें तो जो वैद्य इन 500 कसायों के बाह्य और आभ्यंतर प्रयोगों को उनको उनके संयोग और प्रयोग को जानता है, वही श्रेष्ठ वैद्य है। सॉरी। तो देखो, ऐसा आचार्यों ने बताया है कि मतलब अगर विस्तार किया जाए तो विस्तार तो कोई है नहीं इसका। लेकिन अगर कम किया जाए तो मिनिमम मिनिमम भी इसका कुछ नहीं है, बहुत कम हो जाएगा। तो इन्होंने न तो अति संक्षेप में और न अति विस्तार में, जितने लिमिटेड द्रव्य वगैरह हैं उन सारी चीजों का इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो जो भी इन जो 500 कसाय बताए गए हैं, इनके बाह्य और आभ्यंतर प्रयोग को जानता है, इनका संयोग यानी कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और इसके साथ साथ प्रयोग कैसे करना है, काल आदि का ध्यान करके, ऋतु का ध्यान रख के, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, रोगी के बल को, रोग के बल को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भी इनका प्रयोग जानता है, उसे ही श्रेष्ठ वैद्य बताया गया है। यानी कुल मिला जुला के जो युक्ति वाले वैद्य हैं उन्हें जो है वो श्रेष्ठ कर बताया गया है। तो ये पूरा हम लोग का चैप्टर था। और ठीक है, हम लोगों ने शंका समाधान आदि कर दिया और इसी प्रकार जो है वो चैप्टर खत्म हुआ। तो कुल मिला जुला के इसमें टोटल तो रिवीजन की जरूरत नहीं है। तो इसमें कुल मिला जुला के हम लोगों ने 50 कसाय और 50 महाकसाय और 500 कसायों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो आज देख ही लो एक बार। तो देखो, हम लोगों ने ये 50 जो है वो महाकसाय है, इनके अंतर्गत, ईच के अंतर्गत जो है हम लोगों ने 10-10 औषधियों का वर्णन किया। तो यही था आज का टोटल लेक्चर जो था, हम लोगों ने पढ़ के खत्म कर दिया। चलो ठीक है, कुछ कमेंट कर देना। और कोई भी डाउट्स वगैरह, क्वेरी वगैरह हो तो इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया गया है, जाके फॉलो कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स वगैरह है पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी लेक्चर्स वगैरह आने वाले रहते हैं तो उनकी जो डिटेल्स वगैरह है वो सारी जो है अपडेट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और सपोर्ट बनाए रखो, चैनल लेक्चर्स वगैरह को शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों वगैरह से। अपना जो भी बैच ग्रुप वगैरह हो तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।